नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। पर इससे पहले हम उस विषय पे चर्चा करें जो हमने ये चैनल खोला है। ये जनता के सवाल, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्यों इस चैनल को बनाया गया? इस चैनल के पीछे का मकसद ये है कि हम सरकार की नीतियों पे बात करें। इस चैनल का मकसद ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बोले या किसी के विरोध में चले जाए या किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष में रहे, ये नहीं है। बल्कि ये है कि हम सरकार की नीतियों पे बात करें। हम साथ में ये तुलना करें कि पिछली सरकारों ने क्या किया था, पिछली सरकारों के नीति क्या थे और आज की सरकार की क्या नीति है, इनमें क्या बदलाव आया है और कौन सी नीति ज़्यादा प्रभावी नज़र आती है, कौन सी नीति से ऐसा लगता है कि हाँ ये ज़्यादा कारगर हो सकती है। और हमारा जो तीसरा जो हमारा मकसद है वो ये है जागरूकता फैलाना। बहुत सी नीतियाँ ऐसी होती है कि जो सरकारें समय समय पे नीतियाँ लाती रहती है, पर हम में से बहुतों को उन नीतियों के बारे में पता नहीं होता। तो हमारी जो मकसद है वो ये है कि हम नीतियों के ऊपर बात करें और उस नीतियों का जागरण करें। और जो हमारा जो आखिरी और जो सर्व जिसे कहते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जो मकसद है वो ये है कि आवाज़ उठाना। अगर हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि जो सही नहीं हो रहा, जिसमें बदलाव की दरकार है, तो हम व्यवस्था में बदलाव कैसे कर सकते हैं? हम किसी संवैधानिक पद पे नहीं हैं कि हम खुद उस व्यवस्था में कुछ बदलाव कर सके। हमारे पास एक ही तरीका है और लोकतंत्र में सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है आवाज़ उठाना। तो आवाज़ कैसे उठाया जाए, ये एक माध्यम है। इस माध्यम से हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं आज का चर्चा। तो आज की जो चर्चा है वो एक ऐसे विषय पे या आप कह लीजिए एक ऐसी समस्या पे हम चर्चा करेंगे जो बंटवारे के तुरंत बाद से ही शुरू हो गया था और आज तक चले ही जा रहा है। उस समस्या से हम आज भी जूझ रहे हैं और निदान नहीं पा सके हैं। सरकारें आती गई, सरकारें जाती रही, नीतियाँ बनती गई, नीतियाँ बदलती गई, पर उसके बावजूद कोई ऐसी नीति बनाई नहीं जा सकी या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकी जिससे हम इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आतंकवाद के ऊपर। वो आतंकवाद जिसकी वजह से सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद हो गई, हमारे सैकड़ों जवान शहीद हो गए, वीर जवान शहीद हो गए। और जो आज ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि हम किसी निष्कर्ष तक पहुँचे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आज़ादी के 70 साल बाद भी हम एक ऐसे ऐसे स्थिति में हैं कि आज भी हमें ऐसा लगता है कि किसी भी स्थायी समाधान से हम कोसों दूर है। जी हाँ, ये जो विषय है ये बहुत गंभीर है। इतना गंभीर कि जितना आप सोच रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि इस देश ने पंजाब को आतंकवाद से जलते हुए देखा है और आज कश्मीर। आज हम अतीत से बात शुरू करेंगे, पर इससे पहले हम अतीत से बात करेंगे कि इस दौर में भी जब कोरोना पूरे विश्व में एक एक महामारी की तरह फैल गया है और बहुत से जो डेवलप्ड नेशन है, जो समर्थ जिसे कहते हैं, जो अपने आप में जिनके पास पूंजी है, वो भी इस समस्या से निपटने में अपने आप को जिसे कहते हैं असहाय महसूस कर रहे हैं। वो निपट नहीं पा रहे हैं और वहाँ की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा भयावह है। तो इस स्थिति में भी पाकिस्तान जैसा देश अपने जो उसके धरती से फलने फूलने वाले जो आतंकवादी संगठन है, ना ही उस पर लगा रहा है, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि वो भारत के खिलाफ अपनी जो साजिश है उनमें बढ़ोतरी तो करे ही करे और कैसे भारत को दहलाया जाए। अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों में किस तरीके से हमारे 9 जवान शहीद हो गए। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब पाकिस्तान के जो संरक्षण में जो आतंकवादी संगठन फल फूल रहे हैं उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। तो इससे पहले हम बात की शुरुआत करें तो हम अतीत में, अगर आप अतीत में चले जाइएगा तो आपको पता लगेगा कि इस देश में बहुत सी नीतियां बनाई गई। बहुत से प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री बनते रहे, प्रधानमंत्री बदलते रहे, पर क्या हम असमर्थ रहे कि किसी भी कोई ऐसी नीति बन ही नहीं पाई जिससे हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाए। आज हम बात मोरारजी देसाई, जो हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे आई के गुजराल, उनके बारे में बात नहीं करेंगे
क्योंकि हम अगर उनके बारे में बात करेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। आप उनके बारे में बात करना ज़रूरी भी है और आप लोगों को ये पता होना भी ज़रूरी है कि क्या किया उन लोगों ने। पर इससे पहले पर उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे किसी और वीडियो में। पर आप संक्षेप में ये जान लीजिए कि किसी भी देश की जो आंतरिक सुरक्षा होती है उसका उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है हमारी देश की खुफिया तंत्र, जिसे कहते हैं खुफिया एजेंसी। और हमारे देश की खुफिया एजेंसी है ऐसी जिसका नाम है RAW, रॉ एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम संक्षेप में रॉ के नाम से जानते हैं। तो ये जो एजेंसी कैसे काम करती है, ये अलग अलग देशों में अपने जासूस फैला के रखती है। उसके माध्यम से हमें पता लगता है, इसका मेन जो भूमिका है वो ये है कि किसी भी विदेशी धरती पे हमारे देश के खिलाफ कोई भी ऐसी साजिश या कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे भारत में प्रतिकूल जिसके प्रभाव पड़ सकते हैं, उन उन साजिशों का पर्दाफाश करना। तो हम आपको ये बताते चले कि कैसे हमारे इन प्रधानमंत्रियों ने, जिनका हमने अभी नाम लिया, कैसे इन प्रधानमंत्रियों ने इस रॉ के ऊपर रोक लगाई, इनकी फंडिंग में कटौती की गई, किस तरीके से रॉ को अपने काम को नहीं मतलब जो रॉ था इसको ठीक तरीके से अपना काम नहीं करने दिया गया। इसकी जो आज़ादी थी, ये एक ऐसी संस्था है जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। पर जब प्रधानमंत्रियों ने ही इसका सपोर्ट नहीं किया, तब बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो ये रॉ अपना जो मिशन बहुत जगह चला रहा था, इसको बीच रास्ते में ही उन मिशन को छोड़ देना पड़ा। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में इनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पर आज हम चर्चा करेंगे आज की बात, आज की जो सरकार है उसकी नीतियों पे बात करेंगे कि आज की सरकार असल में क्या कर रही है। अगर आज की सरकार की बात करें तो जब ये सरकार आई थी तो बहुत बात हो रही थी कि ये सरकार बहुत बड़े कड़े कदम उठाएगी। तो क्या वो कड़े कदम हैं? कड़े कदम उठाए भी गए हैं, पर उसके बावजूद रोज़ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो अगर सरकार की नीतियों की बात करें और सरकार ने जो कार्रवाई की है उनकी अगर बात करें, तो जैसे हमारा ये उरी पे अटैक हुआ था, उसके बाद किस तरीके से हमारे वीर जाबाज जो कमांडो थे उन्होंने किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया, बॉर्डर के कितने अंदर जाके उन्होंने किस तरीके से कार्रवाई करके सकुशल वापस आ गए। तो ये एक जिसे कहते हैं प्रशंसनीय काम तो था ही ये। और इसके पीछे पॉलिटिकल विल चाहिए, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए वो चाहिए। और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो सरकार ने दिखाया कि इसके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तभी ऐसे कारनामे आप कर सकते हैं। क्योंकि जब बात की जाए, जब 26/11 हुआ था, तब उसके बाद भी सेनाएं तैयार थी, हमारे देश की जो एयरफोर्स है वो भी तैयार थी। पर उनको राजनीतिक जो इच्छा शक्ति होती है उस समय नहीं थी। उनको आगे मतलब कुछ भी कार्रवाई करने के लिए जो अनुमति होती है, परमिशन होती है, वो नहीं दिया गया। पर इस सरकार की अगर बात करें तो हाँ, इसमें इच्छा शक्ति है। आपका ये जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, इसके बाद भी किस तरीके से बालाकोट का एयर स्ट्राइक किया गया, किस तरीके से हमारे पायलट जो थे, वीर पायलट, उन्होंने किस तरीके से हमला किया, ये बहुत सराहनीय बात है। पर उसके बावजूद ऐसा देखने को मिल रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों में कोई कमी नहीं आ रही है। अगर हम नीतियों की बात करें तो हाँ, सरकार ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाते हुए जो धारा 370 था और जो 35A था उसे समाप्त किया। तो ये एक बहुत ही और इसके वजह से देखा जा रहा है कि कुछ कमियां आई भी है। अगर हम अगर हम बात करें कुछ रिपोर्ट जो PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, उसमें ये लिखा गया है कि वो रिपोर्ट है 14 फरवरी 2020 की। और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 14 फरवरी तक, इसी साल के 14 फरवरी तक जो आतंकवादी घटनाएं हैं उसमें 60% तक कमी आई है। अगर इसी की तुलना पिछले साल के 2019 के इसी पीरियड के दौरान किया जाए, तो अगर तुलना किया जाए तो ये निकल के आएगा कि 60% आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि आतंकवादी घटनाएं बीच बीच में होती रह रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या वो कदम है जो भारत को उठाने चाहिए? तो अगर एक हम नीति की बात करें तो हमारी एक नीति हमेशा से रही है कि हम सभी पहले देशों को अपने साथ ले लेंगे। हम जब बालाकोट का एयर स्ट्राइक किया गया तब भी यही हुआ। हमने एक तरीके से ऐसे माहौल बना दिया जिससे कि कोई हमारे खिलाफ ना बोल सके। पर मैं ये पूछता हूँ कि ज़रूरत है क्या?
हमें क्या असल में ज़रूरत है? हम अपने आप में समर्थ देश है, हमें क्या ज़रूरत है दूसरों समर्थन करे या ना करे, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। अगर हम तुलना करें इज़राइल से, अपने देश की तुलना करें, जो कि एक छोटा-सा देश है, और अगर बात की जाए इज़राइल की, तो उसके आस-पास ऐसे देश हैं जो उसके धुर विरोधी है, जो उसके कट्टर दुश्मन हैं। उसके बावजूद इज़राइल आज खड़ा हुआ है। किस लिए खड़ा हुआ है? उसकी एक ही नीति है कि चाहे कोई उसके साथ रहे ना रहे, वो आतंकवादियों के ऊपर हमला करेगा, और जो भी उसके देश को दहलाने की कोशिश करेगा, वो उसके घर में घुस के उसे मारेगा। ये उसकी हमेशा से नीति रही है। और एक और नीति जिसकी वजह से इज़राइल की हमेशा से जिसे कहते हैं आलोचना भी होती रही है, और उसी नीति की वजह से इज़राइल की सराहना भी की गई है, वो ये है कि कभी भी आतंकवाद से, उनकी एक नीति है, आतंकवाद से कभी वो बात नहीं करेंगे, उनकी किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे। पर अगर भारत की बात करें, तो भारत का एक सॉफ्ट नज़रिया रहा है हमेशा की तरफ से। हालांकि जब से ये सरकार आई है, तब से इसके इसके जो रवैये है, इसमें बदलाव आया है। पर उसके बावजूद हम चाहते हैं और कड़े तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम अब ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ डिफेंसिव रह के हम नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान मानेगा, क्योंकि जो आज तक नहीं माना, वो कभी भी नहीं मानेगा। और एक और बात जो सामने निकल के आती है, पिछले जो आज तक हम देखते हैं, तो ये देखते हैं कि हमारे देश में कोई एक स्थायी नीति रही नहीं है। ये जो आंतरिक सुरक्षा होता है, तो इनके ऊपर जो नीतियाँ बनती है, ये रोज़ रोज़ बदले नहीं जाते हैं। ये जो नीति होती है, ये हमेशा एक एक सी नीति रहती है। अगर बदलाव होते भी हैं, तो हल्के फुल्के बदलाव किए जाते हैं, इनमें रोज़ आप बदलाव नहीं करते। पर दिक्कत ये है कि जो भी प्रधानमंत्री आते हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। वो सोचते हैं कि हम कुछ ऐसे काम करके जाए जिससे हमारा महिमा मंडन होता रहे, हमारे बाद भी लोग हमारी गुणगान करते रहे। तो ये चीज़ सही नहीं है। और इसी इसी चीज़ में ऐसा होता है कि देश को नुकसान हो जाता है। जैसा कि हमने बात कहा आपको कि प्रधानमंत्रियों ने कैसे, पिछले प्रधानमंत्रियों ने क्या किया। तो और एक और चीज़, तो हम ये आग्रह करते हैं कि एक स्थायी नीति हो, देश में एक स्थायी नीति हो, और एक ऐसी लॉन्ग टर्म नीति हो जिसके ऊपर काम हो सके। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान से तुलना करें, तो पाकिस्तान में एक स्थायी नीति है। बीच में कितनी सरकारें बदल गई, पर उनका जो एक नीति है, वो ये है कि पाकिस्तान को कैसे, पाकिस्तान नहीं, माफ़ कीजिएगा, कैसे भारत को किस तरीके से दहलाया जाए। तो ये पाकिस्तान अपनी नीति पे जायज़ है। और तीसरी अगर हम बात करें कि क्या वो हमारी डिमांड क्या है, वो ये है कि जो हथियार है हमारे, देखा जाता है जो कि आतंकवादी जब आते हैं, उनके पास जो हथियार होते हैं, वो बहुत बेहतर हथियार होते हैं, वो बहुत वेल इक्विप्ड होते हैं। अगर हमारे जवानों की बात की जाए, अगर हम कमांडो को छोड़ दें, क्योंकि उनके पास बहुत घातक हथियार होते हैं, पर कमांडो उतना इस देश में नहीं है। हमारे जो देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और वो जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें बड़े पैमाने पे इंसास राइफल, उसका उसका यूज़ किया जाता है। तो अगर इंसास राइफल की बात की जाए, तो उसके ऊपर बहुत बार ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे पता लगता है कि वो इतना कारगर नहीं है। बहुत बार ये देखा गया है कि उससे जब आप फायर करते हैं, तो बहुत बार आतंकवादी घायल हो जाता है, मरता नहीं है। पर अगर आतंकवादियों से तुलना की जाए, तो आतंकवादी AK-47 इस तरीके से हथियारों से लैस होते हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार से कि और बेहतर हथियार दे, हमारे जो पैरामिलिट्री या जो हमारे सशस्त्र सेनाएं हैं, उनको और बेहतर इक्विपमेंट्स दे, जिससे वो हमारे जो बॉर्डर सीमाओं की निगरानी है, बेहतर तरीके से किया जा सके। और आज भी जैसे एक रिपोर्ट आई कि हमारा जो एक MiG-29 जो हमारा एयरक्राफ्ट था, वो क्रैश हो गया। तो ये रोज कुछ ना कुछ ऐसे खबर आ रहे हैं जिससे ये पता लगता है कि ये कमी है, हमारे व्यवस्था में कोई ना कोई कमी है। तो हम चाहते हैं कि जो ये खरीद फरोख्त है, जो डिफेंस का जो खरीद फरोख्त है, इसमें बहुत तेजी लाई जाए, जो कि दिख भी रहा है। और हम अगर बात करें कि जो पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, जो जैसे कर्नल आशुतोष, किस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव के लाया गया, तो बहुत दुख होता है ये देख के कि किस तरीके से हमारे जाबाज जवान किस तरीके से रोज शहीद होते हैं, और हम रोने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम इतना विवश है कि क्या करें हम। ये देखने को मिलता है। और इस कोरोना के दौर में जब बात हो रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है जब किसी गांव का जवान बेटा वो
तिरंगे में लिपट के आ रहा हो, तो क्या आप इच्छा कर सकते हैं कि वो जो वहाँ वो गाँव वो इस सोशल डिस्टेंसिंग इन सब का पालन करेगा? नहीं, आप जो जनता का हुजूम है उसे आप आने से नहीं रोक सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस है फैल जाएगा, नहीं, ये तो भावनाएँ हैं। और ये जब माहौल इतना गमगीन गमगीन हो तब नहीं रोका जा सकता। तो हुआ भी ऐसा ही, कितने भीड़ उमड़ी कि जिससे वो अपने बेटे को आखिरी बार देख सके। तो बहुत दुःख होता है। आप भी इस बारे में सोचिए और आप अपना जो सुझाव है, आप क्या सोचते हैं? वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो को लाइक करना या डिसलाइक करना वो महत्वपूर्ण नहीं है मेरे हिसाब से। पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट जब आप करेंगे तभी समझ में आएगा, चीज़ें बात खुल के आएगी। आप भी अपना सुझाव दें, क्योंकि ये संवाद है और संवाद अगर दो तरफ़ा हो तो ज़्यादा कारगर है। धन्यवाद।